हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों का देखिए कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हैं, वो बड़ा ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए वॉरियर 7.0 बैच तो अपना है। इसके अलावा आज 7 से 9 में करंट अफेयर का बैच स्टार्ट हो रहा है। और जिनके पास टारगेट बैच था, टारगेट बैच वालों को तो वॉरियर 7.0 भी मिला है और इवन करंट अफेयर्स का बैच भी मिल रहा है। ओके, जिनके पास टारगेट एसबीआई बैच था। ठीक है, और जिन्होंने करंट अफेयर्स नहीं इनरोल करा है इसमें करा लेना भाई। आज 7 से 9 में पहली क्लास होने वाली है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हम लोग का मनी मार्केट बचा है, कैपिटल मार्केट बचा है, फॉरेन ट्रेड बचा है, इसके अलावा थोड़े थोड़े छुटपुट छुटपुट टॉपिक बचे हैं। तो मानकर चलिए इस वीक में ये हम लोग का सब कंप्लीट होने वाला है। आज बैच ओवर नहीं होगा, इसमें क्लासेस आपकी लग जाएंगी। डे आफ्टर टुमारो भी इसकी क्लास होगी, डोंट वरी। इसका स्केड्यूल लगवा दूंगा मैं। आज के टॉपिक का नाम मिसलीनियस नहीं है, इसका नाम है आपका प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ओके गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? आपके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है? वॉरियर 8.0 कल से स्टार्ट है। टुडेस करंट अफेयर सेशन वाज ऑसम। आईसीआईसी रिलेटेड न्यूज इन कंपाइल्ड फॉर्म। ओ माय गॉड, शुक्रिया। जरा बताइए मेरे भाई, किसी को सुधारने के लिए लगाए गए नियम। ओके, जैसे कि हम लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो बैंक होते हैं, बैंक, उनको सीआर एआर मेंटेन करना पड़ता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो। तो ये मेंटेन करना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? ये मेंटेन करना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल है? मैंडेटरी है। अब बैंक को सीआर एआर कितना मेंटेन करना है? सीआर एआर या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये दोस्त कितना मेंटेन करना है इनको? 11.5%। अभी के लिए वर्तमान में तो ये 10.875 है, लेकिन ये मेंटेन कितना करना है? 11.5% मेंटेन करना है। अगर इससे कम मेंटेन करते हैं बैंक तो फिर क्या होना चाहिए इनसे? अगर कम बैंक मेंटेन करते हैं तो क्या होना चाहिए? और अगर इससे बैंक ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं तो क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर बैंक 11.5% से कम मेंटेन कर रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, और बैंक अगर 11.5% से कम मेंटेन कर रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव। मेरे भाई, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? दोनों में दिक्कत है। ओ माय गॉड, दोनों में दिक्कत है। क्यों? अगर 11.5 से कम मेंटेन कर रहे हैं, ये तो बेयर मिनिमम है, इतना तो करना ही पड़ेगा। इससे कम कर रहे हैं तो इट इज नेगेटिव मेरे दोस्त, ये नेगेटिव है। अगर इससे ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब बैंक के पास इनफ कैपिटल है, इनफ कैपिटल, पर्याप्त पूंजी है, और भविष्य में होने वाले लॉस से रिकवर करने के लिए। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया मेरे भाई? ये मतलब बैंक को सीआर एआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, कितना मेंटेन करके चलना है? 11.5%। अगर वो 11.5% नहीं मेंटेन करते हैं तो यार दोस्त ये दिक्कत वाली बात है। अगर वो ज्यादा मेंटेन कर रहे हैं तो क्या ये दिक्कत वाली बात है कि नहीं है? बताओ बताइए, इस बात को बताइए। नहीं है? फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर तो वो स्ट्रांग पोजीशन में है ना। बैंक 11.5 से 12%, 13%, 14%, 15% अगर मेंटेन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव सिचुएशन हो गई ना, फेवरेबल सिचुएशन हो गई। लेकिन अगर कम मेंटेन कर रहा है तो ये फेवरेबल होगा क्या? क्लियर है भाई? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, नेट एनपीए रेशियो। किसी को आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट एनपीए रेशियो? नेट एनपीए रेशियो का मतलब क्या होता है? कोई आइडिया?
नो आइडिया। और दिमाग लगाओ नॉट नेट एनपीए रेशियो का, क्योंकि फिर मैं मुद्दे की बात पे आता हूं ना। तीन चीजों को मुझे बताना, उसके बाद जरा समझना फिर आगे। आफ्टर प्रोविजन एनपीए, आप एनपीए रेशियो बता दो, इसे छोड़िए। आप सिर्फ मेरे को एनपीए रेशियो बता दो, इसे छोड़ो। एनपीए रेशियो का क्या फॉर्मूला बनेगा? जो बैंक ने लोन दिया उसमें से जो एनपीए हुआ वो आपका एनपीए रेशियो कहलाएगा। यही तो कहलाएगा मेरे दोस्त। भाई जो एनपीए हुआ, लोन दिया, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का लोन दिया और इसमें से एनपीए हो गया 10 करोड़, तो नेट एनपीए रेशियो कितना आ रहा है? 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 100 मेरे भाई 10% आ रहा है नेट एनपीए रेशियो। नेट एनपीए रेशियो 10% आ रहा है। यस और नो? प्रैक्टिकली समझो, 100 करोड़ रुपीस का लोन है, 10 करोड़ का एनपीए हो गया, तो एनपीए रेशियो कितना आ गया? एनपीए रेशियो कितना आ गया भाई? 10 करोड़ का लोन था, 100 करोड़ इंटू 10% का यहां पर आपका नेट एनपीए रेशियो चल रहा है। यस और नो मेरे भाई? क्लियर है ये वाला पॉइंट? मेरे को सिंपल सा पूछना है कि अगर ये नेट एनपीए रेशियो बढ़ रहा है तो इट इज फेवरेबल और नॉट, घट रहा है इट इज फेवरेबल और नॉट मेरे भाई। मतलब नेट एनपीए रेशियो अगर बढ़ता है, नेट एनपीए रेशियो अगर बढ़ता है तो क्या ये अच्छा है कि नहीं है? अगर कम हो रहा है तो अच्छा है क्या? बढ़ता है तो बुरा है। इंक्रीज नॉट अच्छा, डिक्रीज अच्छा। बढ़ता है तो फेवरेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ने का यह है कि 100 करोड़ के लोन में से अगर 15 करोड़ नेट एनपीए हो गया, मतलब कि पैसा इतना लौट कर नहीं आ रहा, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे तो इसका मतलब तो यहां पर ये हो गया ना कि 15% आ रहा है, मतलब ये फेवरेबल नहीं है। मतलब अगर दोस्त नेट एनपीए रेशियो बढ़ रहा है, नेट एनपीए रेशियो बढ़ रहा है तो इट इज नॉट फेवरेबल। ओके, इट इज नॉट फेवरेबल मेरे भाई। नेट एनपीए रेशियो अगर फॉर एग्जांपल बोले कि नेट एनपीए रेशियो आपको 6% मेंटेन करके चलना है और इससे अगर ज्यादा आ रहा है तो ये फेवरेबल नहीं है। ये फेवरेबल नहीं है मेरे दोस्त। यही आप लोग कहना चाह रहे हो? यस और नो? यही आप लोग मित्रों कहना चाह रहे हो? तीसरा दोस्त, तीसरा पॉइंट आते हैं। एक शब्द होता है रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट्स, ओके। इसका फॉर्मूला नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल असेट्स इनटू 100। रिटर्न ऑन एसेट से मतलब जरा समझना क्या यहां पर कहना चाह रहा है। हर एक हम लोग ना एक टॉपिक पढ़ते थे, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस मतलब सिर्फ ये नहीं होता कैलकुलेट करना, उससे ये समझ में आता है कि रेशियो कहना क्या चाह रहा है। नेट एनपी रेशियो अगर परसेंटेज 10 से 15% बढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, इस एंटिटी में, इस बैंक में जो पैसा दिया जा रहा है लोन के तौर पर, उसमें से रिकवरी कम हो रही है, पैसा एनपीए ज्यादा हो रहा है, लोग चुका नहीं रहे हैं। सीआर ए आर यदि कम हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग ये यहां पर एनालिसिस लगा सकते हैं इस रेशियो से कि जो बैंक है उसके पास इनफ कैपिटल नहीं है फ्यूचर लॉस को रिकवर करने के लिए। ओके। और रिटर्न ऑन असेट क्या बताता है कि आपकी असेट पर इनकम कितनी हो रही है। आपके पास जो संपत्तियां हैं उसको देखें, टोटल असेट कितनी है। हर किसी की भाई संस्था की एक बैलेंस शीट बनती है, उसमें असेट्स बताई जाती है, इतने की संपत्ति है। अब उसमें इनकम कितने की हो रही है, इट मैटर्स। जैसा फॉर एग्जांपल कोई संस्था है एक्स
और इस एक्स संस्था की जो टोटल असेट है इट इज 100 करोड़, ओके। और उस संस्था को नेट प्रॉफिट हुआ है 2 करोड़ का। तो यहां पर जो ये इसका जो रिटर्न ऑन असेट आया है वो कितना आया है, 2 CR डिवाइड बाई 100 CR इंटू 100, यानी कि 2%। रिटर्न ऑन असेट मतलब 2% मेरे भाई। और अगर ये बजाय 2 करोड़ के प्रॉफिट के ये 2 करोड़ लॉस दिखाएगा तो रिटर्न ऑन असेट यहां पर 2% किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। रिटर्न ऑन असेट नेगेटिव में आ जाएगा, यस और नो दोस्त, बताइए, प्रैक्टिकली बताइएगा। ये पॉइंट समझ में आया जो रिटर्न ऑन असेट वाला मैंने बताया। अरे एक संस्था की बात कर लेते हैं, उस संस्था का नाम है कोई एक्स संस्था है, और इस एक्स संस्था में टोटल असेट है 100 करोड़ की, प्रॉफिट हुआ 2 करोड़ का। तो रिटर्न ऑन असेट, असेट के ऊपर प्रॉफिट कितना हुआ है, 2% का। आप अपनी, अगर ये बढ़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी संपत्तियों का बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। एक संस्था अपनी संपत्तियों का बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अड्डा की बात कर लेते हैं। अड्डा के लिए आशीष गौतम क्या है, उसकी असेट है, उसकी संपत्ति है। अड्डा का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब रिटर्न ऑन असेट अच्छा आ रहा है, असेट के ऊपर रिटर्न अच्छा आ रहा है। वॉरियर बैच में कम से कम 6000 एडमिशन हो गए। एक वॉरियर बैच की कीमत अगर 1000 रुपए, तो 60 लाख का बिजनेस आशीष गौतम ने दे दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आशीष गौतम जो अड्डा के लिए असेट है वो यहां पर प्रॉफिट जनरेट करके उसको दे रहा है। तो मतलब आशीष गौतम का बेहतर अड्डा 247 यूटिलाइजेशन कर पा रहा है। कल को ये प्रॉफिट ना देते हुए लॉस में करे मेरे भाई, कंपनी को जेब से सैलरी देनी पड़ रही है, इसका बैच ही नहीं बिक रहा, तो फिर यहां पर रिटर्न ऑन असेट नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस असेट का बेहतर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। यही तो अर्थ निकल रहा है इसका रिटर्न ऑन असेट फॉर्मूले का, कि कितना आप अपनी संपत्तियों का बेहतर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यही तो मतलब है कि टोटल असेट के ऊपर जो नेट इनकम हो रही है ये दर्शा रहा है कि कितना आप बेहतर असेट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहां पर जो यहां पर रिटर्न ऑन असेट अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप फेवरेबल सिचुएशन में चल रहे हैं। अगर रिटर्न ऑन असेट नेगेटिव आता है, नेगेटिव मेरे भाई, तो इसका मतलब आप फेवरेबल है कि नहीं है, बताइए। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर लिखी है मेरे दोस्त। सबसे पहले, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो यदि घट रहा है तो इट इज नॉट फेवरेबल। अगर नेट एनपीए रेशियो बढ़ रहा है इट इज नॉट फेवरेबल। और रिटर्न ऑन असेट अगर नेगेटिव आ रहा है इट इज नॉट फेवरेबल। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। समझ में आया, ये समझ में आया। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, 1 या 2 दिन हुआ है, वो वॉरियर के नोट्स एसबीआई के बाद बना लेना। अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, टॉपिक क्लियर करते चलो, ओके। और शॉर्ट नोट्स बनाओ, पूरे के पूरे लेंदी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे के एक एक चीज को छाप रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना लो, आपके पैकेज में रहेगा। बाद में जब आपका एसबीआई क्लर्क हो जाए उसके बाद तसल्ली से नोट्स बना लेना। ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए आपका। CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ये आपको 11% मेंटेन करके चलना है। 11.5 अभी वर्तमान में 10.875 है। उसका रीजन आपको पता है ना, लास्ट सीसीबी अभी मेंटेन्ड नहीं है, उसकी डेट है, उस डेट से सीसीबी का 0.625% मेंटेन होगा, तो कंप्लीट CRAR 11.5 पे आ जाएगा। अगर इससे कम में बैंक मेंटेन कर रहे हैं तो फिर यहां पर ये क्या है भाई, फेवरेबल नहीं है, ये आपका नेगेटिव है। और दूसरा आता है नेट एनपीए रेशियो। नेट एनपीए रेशियो का मतलब ये है कि आप जो लोन दे रहे हैं उसमें कितना एनपीए हो रहा है, ये आपके इस परसेंटेज के माध्यम से पता चलता है। और अगर ये बढ़ रहा है, 6% फॉर एग्जांपल है, अगर इससे ज्यादा नेट एनपीए रेशियो जा रहा है तो इट इज नॉट फेवरेबल। रिटर्न ऑन असेट की मतलब ये कहलाता है कि आप अपनी जो टोटल असेट है उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें क्या इनकम जनरेट हो रही है। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब आप बेहतर नहीं कर रहे हैं। वॉरियर रेट कल से स्टार्ट होगा। ये क्लियर हुए तीनों पॉइंट, CRAR, नेट एनपीए रेशियो, रिटर्न ऑन असेट। ओके, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये कल कल आपके पैकेज में ऐड हो जाएगा, डोंट वरी। अब जरा सुनो ध्यान से। फॉर एग्जांपल ये आशीष गौतम है, असल में क्या हुआ, रात के 2 बज रहे थे, एक दिन की बात थी, तुमको मैं पहले भी बताया था। मैं अपना मोबाइल फोन चला रहा था, नॉर्मल बैठ के, मेरे दोस्त पढ़ रहा था, मैं बैठ के अपना, उस दौरान जब मैं स्टूडेंट था, पता नहीं किधर से मेरे पिताजी ने मुझे देख लिया और सुबह माँ से कहते हैं
कि तेरा छुरा तो बिगड़ गया। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे कैसे? तो वो कहती हैं कि कैसे बिगड़ गया बताओ भैया। अरे वो रात को ना क्या कर रहा था कि, अच्छा पेट कहाँ है, रुको, ये रहा, ठीक है। अरे पेट के कान कहाँ से आ गए, हाथ आएंगे यहाँ, ठीक है। मतलब मेरे दोस्त की आशीष क्या कर रहा था, अरे रात को वो तो फोन चला रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। तो मुझे ऐसे भी लग रहा था जैसे किसी से फोन पे बात कर रहा है मेरे को। तो मैंने कहा पापा मैं फोन वोन पे बात नहीं कर रहा था, मम्मी को मैंने बताया ईयरफोन लगा रखे थे और मैं वहां पर एक वीडियो सुनना था। मेरे नाम राशि एक आशीष गौतम सर, वो पढ़ा रहे थे करंट अफेयर फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो उसी उन्हीं को देख रहा था मैं। तो कह रहे अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे पिताजी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरी माँ को बोला कि ये मुझे नहीं लगता ये सच बोल रहा है, तो एक काम कर इसका मोबाइल फोन ले ले। मेरे मोबाइल फोन माँ ने ले लिया। मतलब इन्होंने तुरंत की तुरंत एक्शन लिया मेरे भाई, तुरंत की तुरंत एक्शन। कैसे लिया? प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत। और मुझको करने के लिए क्या, सुधारने के लिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तुरंत की तुरंत उन्होंने एक्शन लिए। मतलब आशीष गौतम ऐसा ना हो कि भाई साहब अभी तो फोन पे बतरा रहे, हेलो बाबू कैसा, बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, यही रात में चल रहा है मेरे भाई। सुबह उठ रहे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, यही चल रहा है मेरे भाई। दोपहर हो रही बाबू ने थाना था, अरे बाबू थाना था चुका है भाई, बाबू से पूछने वाले और भी थे, उन्होंने उसका व्रत खोल दिया, तुम लाइन में लगे हुए हो, तुम्हारा नंबर आएगा उससे पहले बाबू ने थाना था लिया, लेकिन तुम अभी लगे हुए। पिताजी को पता था कि ऐसा ना हो कि मेरा बेटा लाइन में लगा रह जाए, एक काम करो इसका फोन ले लो, इसको यहां पर हम लोग तैयारी में लगवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या मेरे भाई कि पिताजी ने तुरंत की तुरंत मेरे ऊपर एक्शन लिया, मेरा मोबाइल फोन बंद कर दिया। ओके, दूसरा पॉइंट यहां पर जरा देखना, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक दिन की बात थी मेरे दोस्त, मैं बैठा हुआ था, सुबह सुबह की बात थी, मैं बाइक से जा रहा था अपनी कोचिंग, भगवान टॉकीज पे क्लासेस हुआ करती थी, और मैंने सोचा कि चलो चलते हैं मेरे दोस्त और निकलते हैं। मैंने दोस्त अपनी जो बुलेट है वो निकाली और उससे निकलने के लिए चला, बैठ गया उस पे। अब मेरी सिस्टर की पड़ोस में दीदी वो रहती थी मित्र, उन्होंने क्या किया कि बेटा आशीष कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दीदी यहीं तक जा रहा हूँ, जरा कोचिंग जा रहा था। अरे मुझे हरि पर्वत छोड़ देना। मैंने कहा ठीक है बैठो। दीदी भी हरि पर्वत के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर बैठ गई। ओके, जरा ध्यान से सुनना, मेरे साथ दोस्त मेरी बाइक पर, दीदी भी वहां पर बैठ गई, ठीक है। मेरे भाई इस बाइक पर मेरे पे वो बैठ गई, दीदी बैठ गई यहाँ पर। अब हुआ क्या कि जैसे ही आगे पहुंचे हरि पर्वत चौराहा आया, वहां पर चौराहे पर रेड क्रॉसिंग पे मैं रुक गया था, ठीक है। और पिताजी के पता नहीं कहां से मित्र थे, उन्होंने यहाँ पर देख लिया और वो ऑफिस गए। अरे पता है आपको, आपका लड़का तो लड़की के साथ घूम रहा था। अरे भाई बहुत बढ़िया, लड़का घूम रहा था लड़की के साथ, ठीक है। पिताजी ने उस टाइम तो बात को दबा दिया। अब घर आए, ये असलियत बता रहा हूं मैं तुम्हें, दिस इज अ रियल स्टोरी। पिताजी आए, असल में पिताजी आते थे, हम उनका चश्मा उतारते थे और पानी वानी देते थे, ये सीन रहता था। पिताजी का चश्मा उतारा, माँ से कहते हैं कि नहीं मुझसे कहते हैं कि अपना पहले हेलमेट उतार लो। मैं यार मतलब ये क्या सरकास्टिक वे में बोल रहे हैं। मैं माँ के पास गया, मैंने कहा भाई देखो हाई कोर्ट तुम्हारे मान नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट गए हाई कोर्ट से बात करने के लिए कि क्या हुआ, सिविल कोर्ट को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो कहते हैं अरे सिविल कोर्ट देखो दूसरों के केसेस को डील कर रहा है। मैंने कहा कैसे केसेस को डील कर रहा हूं मैं, कोई केसेस को डील नहीं कर रहा। अरे किस लड़की को बिठाल के घुमा रहे थे तुम यहाँ पर? अब मैंने कहा किसी को नहीं घुमा रहा था। कह रहे पूजा थी। मैंने कहा बक पूजा, पूजा कौन होती है? मतलब पिताजी को ऐसे तो नहीं बोला मैंने, मन में कहा पूजा वूजा पता तुम्हें कहां से पता चल गया। मतलब मैंने कहा नहीं पापा पूजा वूजा नहीं थी, कुछ नहीं थी, बताओ क्या हुआ। तो कहते हैं एक बात बता बेटा, जब मैंने तुझे गाड़ी दिलाई है तो कोचिंग जाना सीधे, तू यहाँ पर क्यों घुमा रहा है किसी को? मैंने कहा पापा बिलीव करो, भगवान कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, मैं किसी को लेके नहीं गया। लेकिन पापा पापा मेरे भाई माने नहीं, मुझसे कहते बेटा चाबी दे। मैंने कहा लो चाबी, लो बेटा चाबी, ठीक है। तो मतलब पिताजी ने चाबी मांगी, मैंने कहा लो चाबी। तो कहते बेटा आज के बाद बाइक को छूना नहीं। मैंने कहा ठीक है नहीं छुएंगे। तो मेरे दोस्त मेरे पिताजी ने फिर क्या ले लिया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। मतलब उनका लल्ला ऐसा ना हो कि भाई साहब अभी किसी को बिठाना है, फिर दूसरे टाइम किसी और को बिठाए, फिर तीसरे टाइम किसी को बिठाए। इनको बनाने भेजे थे सीए, बन गए मेरे भाई कुछ ये ऐसे ही, यहाँ पर पीए बीए ना बन जाए। तो ऐसे में पिताजी ने क्या किया कि भाई हमसे बाइक भी ले ली, मतलब मोबाइल भी ले लिया और बाइक भी ले ली मेरे भाई, मोबाइल भी गया और बाइक भी गई, ठीक है। मोबाइल भी गया मेरे भाई और बाइक भी गई। अब एक बात बताओ, क्या पिताजी ने सही किया कि नहीं किया? दिल पे हाथ रख के बताना, पिताजी ने सही किया कि नहीं किया मेरे दोस्त? पिताजी ने सही किया नहीं किया? विदाउट एनी इंक्वायरी एक्शन ले लिए बेटा, वो ना दूर से देख के बता देते हैं कि हम क्या है। वो पिताजी हैं, जिस जूते में हज हम पैर रख रहे हैं वो पहले उन्होंने पहने हैं, वो भी खिलाड़ी रहे अपने टाइम के।
उन्होंने भी वैलेंटाइन बनाया होगा, इसलिए वो हमारा नहीं बनने देते, कहते कि इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं आता बेटा, ये लॉस मेकिंग है। बिल्कुल सही किया ना, मतलब कहने का यह है कि अगर कोई भी चीज आपकी आउट ऑफ जा रही है कंट्रोल, तो आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। और वो भी कैसे लेंगे, तुरंत की तुरंत, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। यही पीसीए को जरा समझना कि अगर एक लड़का बिगड़ रहा है तो उसके लिए पिताजी एक्शन ले रहे हैं, अगर एक बैंक बिगड़ेगा तो क्या उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे? इसके बिगड़ने का क्राइटेरिया क्या है? हमारा तो मोबाइल फोन और बाइक हाथ से गई, इस बैंक का क्या बिगड़ने का कारण है? सर इस बैंक की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि बैंक जो लोन दे रहा है उसमें एनपीए ज्यादा हो रहा है, हाँ जी, ठीक है। बैंक सर सीआर एआर जो रेशियो कम मेंटेन कर रहा है, हाँ जी, ठीक है। जो रिटर्न ऑन असेट आ रहा है बैंक का, वो सर नेगेटिव में आ रहा है, हाँ जी। अगर ऐसा है तो लीजिए फिर क्या, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। फिर क्या लीजिए मेरे भाई, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट? तो मतलब ये जो मैंने ट्रिगर पॉइंट बताई है, ये वो क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे बैंक पीसीए इंपोज करता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन। ओके, रेस्ट्रिक्शन समझ में आया? पीसीए को अगर एक लाइन में मैं बोलूं तो इट इज रेस्ट्रिक्शन विच इज इंपोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बैंक। ये समझ में आया दोस्त कि CRAR नेट एनपीए रेशियो, रिटर्न ऑन असेट, ये वो पॉइंट है, ये जो वो ट्रिगर है, ये वो पैरामीटर्स है, ट्रिगर है, जिनके बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जाती हैं। और रेस्ट्रिक्शन को नाम दिया गया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए। पीसीए, जरा इसकी डेफिनेशन को पढ़िएगा, एक मिनट फटाफट से इसकी डेफिनेशन को पढ़िए। आराम से तसल्ली से रीड करो। मैंने कभी एक शॉर्ट्स डाला था, गुड न्यूज फॉर एसबीआई क्लर्क मींस 2021 एस्पायरेंट, तो उसमें मैं बैच के बारे में बता रहा था। तो एक बंदा कहता है आपके ऊपर केस ठोकूंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे हार्ट अटैक दिलवा दिया, हमें लगा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा भाई ऐसा थोड़ी होता है, यू गाइस शुड बी जेल टू पुट सच ए टाइटल। सुबह से 3 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ये कि आज से क्लासेस 7 से 9 मेरा बैच है मेरे भाई। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जरा इसको रीड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखो इसकी एक मैट्रिक्स समझाता हूं। ये मैट्रिक्स लोगों के समझ में नहीं आती है, तुम्हें भी मैं टाइम दूंगा 5 मिनट समझने का, बट अगर तुम लोग इसे डिकोड कर लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करूंगा। जरा देखना, टू इंश्योर दैट, ये सुनिश्चित करना टू इंश्योर दैट कि जो बैंक नहीं है, बैंक्स हैं, बैंक्स डोंट क्लोज डाउन, बैंक बंद ना हो। भाई बंद कैसे हो सकते हैं? बैंक पैसे पे पैसा दिया जा रहा है, जब रिकवर नहीं करेगा तो मेरे भाई फिर तो दिक्कत वाली बात है ना। बैंक शटडाउन हो सकता है, शटडाउन को अगर हम लोग ऑफिशियल वर्ड यूज करें, एक बिल्कुल इकोनॉमिकल, इकोनॉमिक्स के वे में पढ़े, तो बैंक हो सकता है। ओके, शटडाउन हो सकता है उसका। तो टू इंश्योर दैट बैंक डोंट क्लोज डाउन, आरबीआई हैज पुट इन प्लेस सम ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट कौन से हैं? ट्रिगर पॉइंट कौन सी? ये ट्रिगर पॉइंट हो गए CRAR नेट एनपीए रेशियो, रिटर्न ऑन असेट। इन प्लेस ऑफ सम, इन प्लेस सम ट्रिगर पॉइंट टू असेस, ये असेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि बैंक के पास इनफ कैपिटल है कि नहीं है, क्या बैंक साउंड पोजीशन में है कि नहीं है। टू टेक करेक्टिव एक्शन ऑन बैंक विच आर वीक, ऐसे बैंक जो वीक है, जो कमजोर है, जो ये ट्रिगर पॉइंट जो लगा रखे हैं इनके अनुसार काम नहीं कर रहे, तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए यहां पर क्या लगाया गया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए। पीसीए समझ में आया? क्लियर है भाई?
अब जरा देखना नेक्स्ट, इसमें एक आ गया CRAR, दूसरा नेट एनपीए रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस रेशियो, तीसरा आ गया रिटर्न ऑन असेट। ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसको जरा डिकोड करो, इसको पढ़ो जरा। सर 7 से 9 बजे तक डिनर करेंगे, उसके डिनर कब करेंगे? जब क्लास लेंगे। बेटा क्या थाने वाने में बंद हो क्या, जेल में बंद हो क्या? टाइम से रोटी मिलती है घर पे? इतनी बुरी हालत चल रही तुम्हारी कि टाइम से रोटी मिलती है? बेटा जे चल 2 रोटी खा लियो, फिर उसके बाद नहीं है, ऐसा तो नहीं चल रहा है भाई। घर में रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, थोड़ा मैनेज कर लो जरा। ऐसे जरा इस पीसीए मैट्रिक्स को डिकोड करो। मैं समझाऊंगा भाई, आराम से रीड कर लो। सबसे पहले तुम लोग एरिया पढ़ो, फिर इंडिकेटर पढ़ो, फिर रिस्क थ्रेशोल्ड पढ़ो। ओके, यहां रिस्क थ्रेशोल्ड का मतलब यह है लिमिटेशन, कि लिमिटेशन का जो लेवल है वो क्या है। ये रिस्क थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है? लिमिटेशन। अब जरा देखना यार ध्यान से, इस टॉपिक को समझना। पीसीए फ्रेमवर्क फॉर बैंक है क्या? सबसे पहले कैपिटल यहां पर दिया है, कैपिटल। कैपिटल को हम लोग किससे लिंक करेंगे? यहां CRAR से, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो से, या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से। बैंक अभी कितना मेंटेन कर रहे हैं? 10.875, 10.875 भाई, 9% कार, और ये 1.875 CCP, बेसल नॉर्म्स में पढ़ा था लास्ट क्लास में, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। और ये 2.5, अब यहां पर 11.5 कब से हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2021 से ये कितना हो जाएगा? ये जो डेट दे रखी है 1 अक्टूबर 2021 से ये बैंक को कितना मेंटेन करना पड़ेगा? 11.5%, 11.5%। क्यों दोस्तों? 11.5% मेंटेन करना पड़ेगा, 11.5% मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये वर्तमान में 10.875 मिनिमम इनको मेंटेन करना है। अगर इस मिनिमम से 10.875 से कम होती है और 8.375% तक जाता है CRAR बैंक का, तो उनके ऊपर लिमिटेशन लग जाएंगी पहली वाली। और पहले वाली में ये सारे पॉइंट दे रखे, क्या पॉइंट है वो बाद में पढ़ेंगे, कि डंडा चलेगा, कि उबले हुए पानी में डालेंगे, कि तले हुए तेल में डालेंगे, कि समथिंग व्हाटएवर। ठीक है, किस तरीके से होगा कि इनको मेरे दोस्त नंगे पैर बिल्कुल धूप में दौड़ाएंगे, समथिंग लाइक पनिशमेंट होती नहीं कि आशीष के ऊपर किस तरीके की पेनल्टी लगानी चाहिए, किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, किस तरीके से उसको सुधारने के लिए काम किया जाना चाहिए। तो वो यहां पर होंगी कि रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो, इसका मतलब ये है कि लिमिटेशन। तो लिमिटेशन पहली वाली कब इंपोज होगी? जब CRAR 10.875 से 8.375% तक है, 10.875 से 8.35% भी है। ओके, समझ में आया दोस्त? 10.875% से 8.375% है। दूसरा, अगर 8.35% से घटकर 6.875% तक आ जाता है CRAR, और बदतर स्थिति में आ गया बैंक, तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 लग जाएगी, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 लग जाएगी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, असेट क्वालिटी की बात क्या करी? नेट एनपीए रेशियो से। अगर नेट एनपीए रेशियो की हम लोग बात कर लेते हैं, नेट एनपीए रेशियो कम से कम 6% बैंक का तो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कम 6% तक है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 6% से ज्यादा नेट एनपीए रेशियो है और 9% तक चला गया, 6% से ज्यादा और 9% तक चला गया, तो भाई ये फिर रिस्क थ्रेशोल्ड 1 लग जाएगी। और 9% से ज्यादा 12% तक चला गया तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2, और 12% से भी ज्यादा चला गया मेरे भाई तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3। तो एक चीज एनालिसिस करी, CRAR घटने पर पीसीए लग रहा है, नेट एनपीए रेशियो बढ़ने पर पीसीए लग रहा है। ये पॉइंट समझ में आया? CRAR या CAR घटने पर पीसीए लग रहा है, और नेट एनपीए रेशियो बढ़ने पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग रहा है, पीसीए लग रहा है।
और इसके बाद आती है प्रॉफिटेबिलिटी पे, रिटर्न ऑन असेट पे। और रिटर्न ऑन असेट अगर नेगेटिव है, लिखा है नेगेटिव फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, लगातार 2 सालों तक अगर रिटर्न ऑन असेट नेगेटिव चल रहा है तो आपके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग जाएगा। और अगर ये 3 सालों तक है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2 लग जाएगा। और लगातार 4 सालों तक है मेरे भाई तो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 लग जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लास मनी मार्केट का है, फिर कैपिटल मार्केट का है, फिर फॉरेन ट्रेड का, उसके बाद मिसलीनियस चलेंगी आपकी जितने भी मेरे टॉपिक जो मैंने आपको छोटे 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 बकाया रह गए हैं। इसको जरा एक बार और रीड करो। CRAR कम होने पर आपका पीसीए लग रहा है, नेट एनपीए रेशियो बढ़ने पर पीसीए लग रहा है, और रिटर्न ऑन असेट नेगेटिव होने पर पीसीए लग रहा है। सीसीबी कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जिन्होंने लास्ट क्लास मिस करी है वो लास्ट क्लास देख लेना, उनको समझ में आ जाएगा सीसीबी का मतलब क्या है। ये क्लियर हुआ भाई? रिटर्न ऑन एसेट की लिमिट ईयर्स कितने हैं? बेटा लिखा है ना 2 सालों तक रिस्क थ्रेशोल्ड 1, लगातार 3 सालों तक है तो रिस्क थ्रेशोल्ड 2, और लगातार 4 सालों से घाटे में ही चल रहा है बैंक, और बैंक फिर घाटे में चल रहा है, नहीं ही सुधर पा रहा, तो भाई फिर मर्ज कर दो उसको। यही तो कर सकते हैं आखिरी में, फिर क्या करेंगे? इसे रीड कर लो एक बार और। सर सीसीबी समझ में आए? क्लास वाली क्लास देखी थी क्या? मैं क्लास वाली क्लास देखी थी। कैपिटल कंजर्वेशन बफर होता है कि बैंक को एडिशनल कैपिटल मेंटेन करके चलनी पड़ती है। 9% था बेसिल 3 में, हम लोगों ने सीसीबी पढ़ा था 2.5% वाला, वही सीसीबी यहां पर है। टोटल मिलाकर 11.5% सीसीए ये सीआरएआर होता है, लेकिन लास्ट वाला ट्रेंच कंप्लीट नहीं है तो 10.875 मेंटेन करेंगे। और लास्ट वाला कब से लागू हो जाएगा? 1 अक्टूबर 2021 से, तब से फिर पीसीए 11.5% आ जाएगा। 2.5% ऑफ टायर 1 एडिशनल नहीं है, वो सभी बैंक को मेंटेन करना है। सॉरी, आई एम सॉरी। अब जरा देखना, रिस्क थ्रेशोल्ड 1 पढ़ते हैं, फिर इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा पीसीए में कौन कौन से बैंक है, कौन कौन से बैंक बाहर हो गए, सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। जरा ध्यान से सुनो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको रीड कर लो जल्दी से, इसको रीड कर लो फिर मैं समझाता हूं इसे। भाई सब मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा।
तरीके से पढ़ना भाई, ये नहीं कि रीड करके भाग गए, थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर पढ़ो। अब सुनो, अब यहां पर सबसे पहले समझ रहे हैं कि मानकर चलते हैं कि जो बैंक है वो रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आ गया, ठीक है, रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में आ गया। अब जरा देखो, रिस्क थ्रेशोल्ड 1 में क्या होगा कि बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी कि आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब बहुत सारे बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं उसमें भाई लोगों का शेयर होता है, जिनको शेयर होता है उनको प्रॉफिट के तौर पर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो यहां पर रेस्ट्रिक्शन है किस पर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे और प्रॉफिट देने पर। आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकते हैं, आप डिविडेंड, देखो कितना शानदार इन्होंने काम किया है। मतलब कि जो व्यक्ति मैनेजर, एक तरीके से मालिक, एक तरीके से बैंक का, वो आपस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट शेयर नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट नहीं दे पाएंगे। आपको उसको यहां पर बार करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पीसीए के दायरे में आ गए हो। और इससे भी अगर बदतर स्थिति में आते हो, रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में आते हो, तो पहला वाला तो लागू रहेगा, इन एडिशन टू मैंडेटरी एक्शन ऑफ थ्रेशोल्ड 1। देखो ये मैंडेटरी है, ये नहीं है कि किसी बैंक पे लगा दिए किसी बैंक पे नहीं लगाए, ये लगने ही लगने हैं, अनिवार्य है, लगने ही है। तो रेस्ट्रिक्शन पहली वाली तो लागू रहेगी अगर रिस्क थ्रेशोल्ड 2 में आ गए। इसके अलावा क्या होगा, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे। यहीं से गड़बड़ हुई थी दोस्त। एक बैंक था, आई थिंक देना बैंक था, और देना बैंक ने वैकेंसी निकाली थी, और ये बात है 2019 से पहले की, मैं दूसरी कंपनी में हुआ करता था। देना ही बैंक था जहां तक मुझे याद है, देना बैंक या कोई यस बैंक था, इन दोनों में से कोई एक बैंक थे। जब इन्होंने वैकेंसी निकाली थी तो उस टाइम इन्होंने अपनी वैकेंसी को ना विड्रॉ कर लिया था। और विड्रॉ करने का रीजन क्या था, क्योंकि उनके ऊपर तुरंत जैसे ही पीसीए इंपोज हुआ, और पीसीए इंपोज होने के बाद उन्होंने अपनी वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्रांच एक्सपेंशन पे। और ब्रांच एक्सपेंशन नहीं करोगे इसका मतलब एम्प्लॉय नहीं रखोगे आप यहां पर, डोमेस्टिक और ओवरसीज भी नहीं कर सकते हो, मतलब भारत तो छोड़ो, विदेशों में भी ब्रांच ओपन नहीं कर सकते हो आप। और अगर तीसरा और बदतर स्थिति में आ गए तो पहला वाला लगेगा, दूसरा वाला लगेगा मेरे भाई, तीसरा आ जाएगा रेस्ट्रिक्शन ऑन मैनेजमेंट कंपनसेशन। जो मैनेजमेंट में जितने भी लोग होंगे उनको भी पैसा नहीं दिया जाएगा, जो डायरेक्टर्स होंगे बैंक में उनको भी पैसा नहीं दिया जाएगा, सबकी फीस रोक ली जाएगी, सबकी फीस होल्ड कर ली जाएगी, सबकी फीस मेरे भाई होल्ड कर ली जाएगी। मतलब रिस्क थ्रेशोल्ड 1 लागू रहेगी, 2 लागू रहेगी, तीसरे में और बदतर स्थिति आ जाएगी, मतलब मैनेजमेंट को भी नहीं छोड़ा, पहले मालिकों को पकड़ा, फिर दुकान बंद कराई, फिर दुकान बंद कराने के बाद जो भी डायरेक्टर बैठे थे, जो मैनेजमेंट देख रहे थे, उन सभी को बोल दे बेटा अब तेरे को भी नहीं मिलेगा। तो ये सारे क्या है, मैंडेटरी एक्शन है गाइस। इट इज क्लियर, इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ सभी के? डिपो अरे बैंक तो चलता रहेगा सोनू कुमार, बैंक तो चलता रहेगा, पैसा आ रहा है, आड़ा रहेगा, जाना रहेगा। लेकिन दोस्त उसमें जो प्रॉफिट जो बैंक अर्न कर रहा होगा उसको नहीं देंगे। सर डिविडेंड एक बार बता दो बेटा, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे लाभांश, लाभांश, और इसे बोलते हैं डिविडेंड इंग्लिश में। तो जो एक इंग्लिश में पढ़ो डिविडेंड इससे, ठीक है। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर या किसी भी एंटिटी में शेयर खरीदते हैं, तो जब उसे प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी तो आपका है भाई, प्रॉफिट में भी तो आपका हिस्सा बनेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड, ओके। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो शेयर होल्डर को मिलता है। इस बैच की टाइमिंग है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 3 to 5। वॉरियर 8.0 शुरू हो रहा है कल से, उसकी टाइमिंग रहेगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 to 5, ठीक है। तो ये जो बैच है हमारा, इसमें मनी मार्केट कंप्लीट कराना है, कैपिटल मार्केट कंप्लीट कराना है, फॉरेन ट्रेड कराना है। इसके बाद छोटे 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 टॉपिक है, हार्डली इस वीक में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। दूसरा, ये डिस्क्रिशनरी एक्शन है। डिस्क्रिशनरी मतलब तो अपने विवेक के आधार पर आरबीआई को लगता है कि चलो ठीक है मैंडेटरी एक्शन तो लेने चाहिए, इसके अलावा वो क्या कर सकता है, कुछ यहां पर
जो स्व विवेकाधीन कार्यवाही है वो भी कर सकता है। अब स्व विवेकाधीन कार्यवाही को अगर आप लोग पढ़ने बैठे तो इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। सबसे पहले तो लिखा है स्पेशल सुपरवाइजरी इंटरेक्शन। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ओवरव्यू दे देता हूं इसका कि स्पेशल सुपरवाइजरी इंटरेक्शन का मतलब क्या है। हो क्या सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, जो आरबीआई है वो यहां पर मीटिंग करना स्टार्ट कर दे कि बोला एक मीटिंग में आ जाओ। जैसे होता नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आशीष गौतम है कहीं कुछ पढ़ाने के लिए गया, उसमें कुछ दिक्कत विक्कत हो गई, तो ऐसे में फिर कंपनी मीटिंग बुलाती है, बात करती है कि बेटा आशीष ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर स्पेशल सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग मीटिंग हो सकती है। हो सकता है क्वार्टरली हो सकता है बाय मंथली हो सकता है हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, जिसमें कि बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है स्पेशल इंस्पेक्शन देखने को मिल जाए, स्पेशल इंस्पेक्शन करा दिया जाए। ओके, बैंक की स्क्रूटनी करा दी जाए कि भाई बैंक में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भाई वो यहाँ पर पीसीए में बना हुआ है, स्पेशल ऑडिट करा दिया जाए। समझ रहे हो दोस्त, ये पॉइंट समझ में आए? ऑडिट करा देना, इंस्पेक्शन करा देना, मतलब तो एक ही है, स्क्रूटनी करा दो, फिर या तो मीटिंग कर लो। तो ये सब किस में आता है? स्पेशल सुपरवाइजरी इंटरेक्शन में। ये डिस्क्रिमिनरी एक्शन क्लियर हुआ? मतलब बैंक और थोड़ा घुस के काम करेगा यहाँ पर। आरबीआई जो है वो बैंक के साथ, जिसके ऊपर पीसीए लगा हुआ है, उसके साथ और घुस के काम कर रहा है, उसका ऑडिट करा रहा है, उसका इंस्पेक्शन करा रहा है, उसके दोस्त उसके साथ स्पेशल सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग मीटिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई देखना है कि उसको ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आया ये पॉइंट कि नहीं आया? ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ दोस्त? ये मैंडेटरी नहीं है कि हर बैंक पर लगेगा अगर इसका थ्रेशोल्ड 1 में, 2 में या 3 में आ रहा है। भाई ये ऐसा है कि आरबीआई अगर चाह रहा है तो आरबीआई ये वाला एक्शन लगाएगा, सुपरवाइजरी इंटरेक्शन करेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनका ऑडिट कराएगा, उनकी जांच कराएगा, देखेगा ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, दूसरा स्ट्रेटजी रिलेटेड। अब ये स्ट्रेटजी रिलेटेड तो मतलब ये हो गया ना कि जो भी बैंक ने, आरबीआई बैंक के जो बोर्ड है, जो भाई आरबीआई क्या करेगा, जो बैंक का बोर्ड होगा, अब आरबीआई डायरेक्ट तो करेगा नहीं, जो बैंक का बोर्ड होगा उसी को तो एडवाइस करेगा कि जो अपना रिकवरी प्लान है उसको यहां पर एक काम करो, फिर दोबारा रीचेक करो, या रिकवरी प्लान है उसको थोड़ा जल्दी यहां पर अप्रूव करो। समझ रहे हो मेरे भाई? जो भी सुपरवाइजर है उन्होंने बोला है कि भाई आपका रिकवरी प्लान लगना चाहिए, आपको पैसे जल्दी से जल्दी रिकवर करने चाहिए, तो उस रिकवरी प्लान को जल्दी से जल्दी अप्रूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जो जो आपकी स्ट्रेटजी है, जितने भी दोस्त ये प्रॉब्लम चल रही है दोस्त, इनके ऊपर बोला है कि आप स्ट्रेटजी, जो भी आपकी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है उसको रिव्यू करिए, जो मीडियम टर्म बिजनेस प्लान है उनको रिव्यू करिए। मतलब स्ट्रेटजी रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रेटजी रिलेटेड बात यहां पर हो रही है। आपका बिजनेस मॉडल जो है उसको कहीं ना कहीं रिव्यू करने की जरूरत है। तो ये क्या है आपका स्ट्रेटजी रिलेटेड। तो बैंक को बोल सकता है कि भाई स्ट्रेटजी रिलेटेड उसके ऊपर यहां पर एक्शन ले लिया कि आपको अपनी स्ट्रेटजी पे काम करने की जरूरत है। गवर्नेंस रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आरबीआई क्या होगा? एक्टिवली गवर्नेंस मतलब होता है कि बेटा तेरे पे नहीं सुधर रहा तो चल मैं सुधारता हूं, होता नहीं गवर्नेंस रिलेटेड। सर व्हाट इज मीडियम टर्म बिजनेस प्लान? यार ये बैंक का होगा ना, शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान क्या, मीडियम टर्म बिजनेस प्लान क्या है, इससे हमें क्या मतलब है? जो भी उनका बिजनेस प्लान है उसको रिव्यू करने की उन्हें जरूरत है। करंट अफेयर्स रानू वर्मा। जो गवर्नेंस रिलेटेड नहीं है, गवर्नेंस रिलेटेड इसमें क्या होगा कि बैंक और बेहतर तरीके से बैंक बोर्ड के साथ इंगेज होकर काम करेगा। वो यहां पर जो ऑनर्स हैं बैंक के, जैसे गवर्नमेंट हो गई, प्रमोटर हो गए, उनको बोलेगा कि एक काम करो, नया मैनेजमेंट लेकर आओ। इसके बस की बात नहीं है भैया, जा पे ना है रहो, जिन्हें कर पाए रहो, एक काम कर ले, नया भैया मैनेजमेंट लेके आ। या मैनेजमेंट की बस की बात ना है, ये आते फालतू की बातें करते हैं, इन पे कोई काम है तो ना रहो। और जी करत का है मेरे भाई, बैंक की रेड मार के धर दी है इनने, दे एनपीए सीआरएआर ना मेंटेन है इन पे, रिटर्न ऑन असेट नेगेटिव चल रही है, नेट एनपीए रेशियो बढ़त जा रहा है। अच्छा कर रहे हैं, कछु ना कर रहे हैं, हमें तो नए बंदे चाहिए, नए नए बंदे चाहिए अब। तो मतलब क्या होगा, गवर्नेंस रिलेटेड भी काम करेगा। ठीक है, गवर्नेंस रिलेटेड मतलब आरबीआई एक्टिवली बैंक बोर्ड के साथ एंगेज हो रहा है। ठीक है, अलग अलग तरीके की यहां पर जो भी अप्रोच है उन पर काम करेगा। उसके अलावा वो ऑनर्स जो भी है, गवर्नमेंट हो गई, प्रमोटर हो गए, उनसे कहेगा कि आप नया मैनेजमेंट लेकर आओ, नया मैनेजमेंट लेकर आओ। जो मैनेजरियल पर्सन होगा उसको रिमूव करेगा कि भाई इसके बस की बात नहीं है, बोर्ड को हटा देगा, जो भी बोर्ड होगा उसको सुपरसीड कर देगा, हटा देगा, उसकी जगह कोई और बिठा देगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त? क्लियर है? सर गवर्नेंस में आरबीआई अपने अंडर भी ले सकती है ना बैंक को। हाँ मैंने बोला ना, सुपरसीड दी बोर्ड, बोर्ड को सुपरसीड कर देगा तो अपना बंदा बिठा देगा।
ठीक है, कैपिटल रिलेटेड क्या हो सकता है? कैपिटल प्लानिंग को लेकर वो एक डिटेल्ड रिव्यू करेगा बोर्ड के साथ कि भाई कैपिटल प्लानिंग कहाँ, कैसे कैसे क्या क्या करना है हमें। ओके, एडिशनल कैपिटल कैसे रेज करनी है उसको लेके बात करेगा कि भाई एडिशनल कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं हम लोग, उसका प्लान क्या है, तभी तो हमें CRAR मेंटेन करना है। ओके, जो भी बैंक के प्रॉफिट होंगे, रिजर्व होंगे, उनको लेके यहां पर रिव्यू किया जाएगा। जो भी सब्सिडरीज होंगी, एसोसिएट होंगे, उनमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना। ये ठीक है, ये समझना मेरे दोस्त कि कैपिटल रिलेटेड एक्शन कैसे हो सकते हैं। वो सब्सिडरीज और एसोसिएट में बोलते इन्वेस्टमेंट नहीं करना, रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है मेरे भाई, रिटेन्ड जो प्रॉफिट है उसमें से आप खर्च नहीं करेंगे अब, तो ये कैपिटल रिलेटेड हो गया। कैपिटल रिलेटेड, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। क्रेडिट रिस्क रिलेटेड हो गया, बैंक जो पैसा उधार दे रहे हैं वो लौट कर ही नहीं आ रहा, तो पैसा कैसे उधार लेकर आया जाए। ठीक है, तो एनपीए को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके लिए यहां पर टाइम बाउंड एक प्लान लेकर आया जाएगा। ठीक है, फ्रेश लोन नहीं देना है, फ्रेश लोन देंगे तो कहीं ना कहीं एनपीए होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्रेडिट रिस्क बढ़ेगी। ठीक है, फ्रेश एनपीए को रोकना है हमें। रिव्यू जो है ना, लोन मतलब लोन को रिकवरी के प्लान को और स्ट्रॉन्ग करना है यहां पर। जो रिस्क असेट है उनको रिड्यूस करो। ये किसका पार्ट है? क्रेडिट रिस्क रिलेटेड है। जो रिस्क असेट है उसको रिड्यूस करो मेरे भाई। रिस्क असेट, रिस्क असेट समझ रहे हो? रिस्क असेट मतलब लोन में जो रिस्क वाला पार्ट है। ठीक है, ये समझना। और ऐसे भी कुछ बोरोअर होते हैं जिनकी रेटिंग नहीं दे रखी होती है कि भाई ये अच्छे हैं बुरे हैं, तो जो अनरेटेड बोरोअर है उनको क्रेडिट एक्सपेंशन जो कर रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो, उनको मेरे भाई कम कर दो, उसमें रिडक्शन कर दो। समझ रहे हो? उनको रिडक्शन कर दो दोस्त। ठीक है, इस पर यहां पर काम करना है, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड। मार्केट रिस्क रिलेटेड यहां पर और काम करने की जरूरत बनती है कि जो इंटर बैंक मार्केट है, एक दूसरे से जब आप पैसा उधार लेते हैं, उधार देते हैं, ठीक है, उसमें रिडक्शन करने की जरूरत है। या यूं कहे, इंटर बैंक मार्केट से दूसरे बैंक से भी आप पैसे ले रहे हैं, उनसे उधारी को लेकर कम कर दो दोस्त। ये मार्केट रिस्क रिलेटेड एक्शन हो गए। समझना, मार्केट रिस्क रिलेटेड एक्शन में यहां पर आगे कि इंटर बैंक मार्केट बोरोइंग है, इसको रिड्यूस कर दीजिए आप। ये एग्जाम के क्वेश्चन रहे थे, क्रेडिट रिस्क क्या होती है, मार्केट रिस्क क्या होती है। ये लास्ट ईयर एसबीआई का क्वेश्चन आया था भाई। टाइप्स ऑफ रिस्क जो हम लोग बेसिल में पढ़ेंगे ना, वो यही है, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क। समझ रहे हो दोस्त? ठीक है, एचआर रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग है। एचआर रिलेटेड, एचआर मतलब समझ गए, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्टाफ एक्सपेंशन। स्टाफ एक्सपेंशन नहीं करना, रोक दो भाई, नई जॉब नहीं लानी है हमें, पैसा अपने पास, अपनी हालत खस्ता है, क्या करेंगे। ठीक है, और दोस्त प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करने हैं, मतलब कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना। कोई भी दूसरी जगह पर हमें ब्रांच के लिए जगह लेने की जरूरत नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने हैं भाई। सर यस सर, एग्जांपल दे रखे तो पूछता है मार्केट रिस्क है कि नहीं। हाँ यार, ये पूछ लेता है भाई, पूछ लेता है ये। ऑपरेशन रिलेटेड क्या होता है? ब्रांच एक्सपेंशन प्लान होता है, चाहे डोमेस्टिक हो ओवरसीज हो, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देना। ओवरसीज जो ब्रांचेस है, सब्सिडरीज हैं, उनके बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देना। किसी नए बिजनेस में आने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा देना कि नए बिजनेस में नहीं आना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सारे किसके ऑपरेशन, ये जितने भी है ना, ये डिस्क्रिशनरी एक्शन है मेरे भाई। ये ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, बट अगर पीसीए लग गया तो मैंडेटरी एक्शन तो लगने ही है। मैंडेटरी एक्शन तो लगने ही है, ये तो दोस्त मतलब समझ लीजिए कि अनिवार्य कार्रवाई तो होनी ही है। और जो स्व विवेकाधीन कार्रवाई है, ये आरबीआई के हाथ में है। अगर आरबीआई को लगता है करना चाहिए तो भैया राधे राधे, अगर उनको नहीं लगता है तो मेरे भाई श्याम मिला दे। ठीक है, ये सब डिपेंड किस पे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। समझ में आया? क्लियर हुआ पॉइंट? क्लियर हुआ भाई? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। टोटल मिलाकर कितने बैंक पर पीसीए लगाया गया था? तो ये थे 11 बैंक। 11 बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया गया था, पीसीए लगाया गया था। टोटल मिलाकर कितने बैंक के ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया गया था? 11 बैंक के ऊपर। और इन 11 बैंक में से जनवरी 31 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने
3 पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन तीनों को बाहर कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कितने बैंक बचे भाई? कितने बैंक बचे? 8 बैंक बचे। चलिए आगे। 26 फरवरी 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 और बैंक थे, इनको भी इससे बाहर कर दिया। एक इलाहाबाद बैंक, दूसरा कॉरपोरेशन बैंक। इलाहाबाद बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। ओके, कितने बचे मेरे दोस्त? 8 में से 3, 11 में से 3 गए, 8 बचे, 8 में से 2 गए, 6 बचे। 6 बैंक। मतलब कि अब आप ये देखिए, इलाहाबाद बैंक भी गया, ठाकुर तो गयो, कॉरपोरेशन बैंक गयो, ओरिएंटल बैंक गयो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र गयो और बैंक ऑफ इंडिया भी गयो। ओके, ये मतलब टोटल मिलाकर अपने पास कितने बैंक बचे? तीनों तो 5 गए, 6 बैंक बचे। इनमें से 10वें नंबर वाला देना बैंक और आईडीबीआई बैंक ये मर्ज हो गए, तो कितने बचे मेरे भाई? देना बैंक और आईडीबीआई बैंक मर्ज हो गए, कितने बचे मेरे भाई? 6 में से 2। देखो यहां पर देखो, आउट ऑफ 11 बैंक पुट अंडर पीसीए, देना बैंक जो था वो मर्ज हो गया था मेरे भाई बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में समाहित हो गया और आईडीबीआई बैंक को एक्वायर कर लिया एलआईसी ने। तो ये दोनों बैंक गए मेरे दोस्त पीसीए से बाहर, ये भी पीसीए से बाहर, ये भी पीसीए से बाहर। अब कितने बचे हैं वर्तमान में? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। इनमें से एक बैंक और मर्ज हो गया, जरा देखिएगा। यूनाइटेड बैंक वुड कम आउट ऑफ बिकॉज ऑफ मर्जर। ये फरवरी 2020 की बात है। क्यों मर्जर से बाहर आ जाएगा? क्योंकि जो ये बैंक है मेरे दोस्त, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक को इनफ कैपिटल दी गई थी, लेकिन ये इसलिए यूनाइटेड बैंक बाहर आ गया क्योंकि ये मर्ज हो गया। समझ रहे हो मेरे दोस्त? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये भी मर्ज हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था, याद हो तो तुम लोगों को, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक में मर्ज हुआ है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक में मर्ज हुआ है? पंजाब नेशनल बैंक में। अब वर्तमान में कितने बैंक बचे हैं? इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। कौन कौन बचे मेरे भाई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक है। तो पीसीए में वर्तमान में कितने बैंक हैं? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत अभी वर्तमान में कितने बैंक है मेरे भाई? कितने बैंक है? 3। क्लियर हो गया? आईडीबीआई बैंक रिसेंटली ऑफिशियली बाहर हुआ था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया था कि फरवरी 2020 में हम लोग बैठे हुए, उस दौरान की बात बताता हूं। उसने कहा कि रिमेनिंग 4 पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी पीसीए से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने पैसा लगा दिया था इसमें। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 10,800 करोड़ रुपए, जिसमें कि 4 बैंकों को दिए जाएंगे। हाईएस्ट अमाउंट इंडियन ओवरसीज बैंक को दिया गया 3800 करोड़, 3300 करोड़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, यूको बैंक को 2100 करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है? तो यार मेरे भाई ये आपको याद रख के चलना है। इसके अलावा जरा समझने की चीज है कि बजट 2021 में जो पैसा दिया गया है बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन के लिए, वो कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? रिकैपिटलाइजेशन के लिए क्यों दिया जा रहा है? कि वो सीआरएआर मेंटेन कर सकें। ठीक है, वो इस पीसीए से बाहर आ सके, इसके लिए। तो ये कितना दिया गया? 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपीज। ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया भाई? ये अपना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है। सच बताना, क्या टॉपिक आपको हार्ड लगा ये वाला? क्या टॉपिक टफ था? क्यों टफ नहीं था? क्योंकि आपने पहले एनपीए पढ़ लिया, पहले आपने बेसिल नॉर्म्स पढ़ लिया, इसलिए आपको ये टॉपिक इजी लगा है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ट्रिगर पॉइंट पूछ लेगा वो, यहां से पूछ लेगा मेरे भाई कि ये टेबल तो नहीं भी पूछेगा वो, फिर भी रिटर्न ऑन असेट में आरओए की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ओके सर, सारे सरकारी बैंक, ऐसा नहीं है कि सारे सरकारी, प्राइवेट बैंक पर भी पीसीए लगता है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। जिनकी पहली क्लास है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट करो मेरे भाई। इन टॉपिक्स को अभी मत करो, पहले आप गवर्नमेंट स्कीम, बैंकिंग, टर्मिनोलॉजी, इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो शुरुआत के हैं। नेशनल इनकम में और नहीं पढ़ाओ, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा आंचल चक्रवर्ती, जब बेटा कमिटमेंट किया है तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। अभी मेरी वॉरियर 6.0 की भी क्लासेस रह गई हैं, तो 6.0 7.0 दोनों में मैं पैरेलल वो कंटेंट पढ़ाऊंगा जो दोनों में कॉमन है। इस वजह से मैं 6.0 की क्लास होल्ड कर रहा हूं। तो 7.0 में भी अभी क्लासेस है और 6.0 में, तो इन दोनों में वो जो सब टॉपिक नहीं छोटे 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 छोटे, वो इसमें भी बाकी है, वो इसमें भी बाकी, दोनों में एक साथ लेकर चलूंगा। इसलिए 6.0 वालों की क्लास अभी होल्ड थी। समझ में आ गया दोस्त भाई। ये बैच सिर्फ 15 अगस्त तक है, तो उससे पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, इसी महीने में हो जाएगा। तो भाई हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इट विल बी मनी मार्केट। तैयार रहिएगा ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, ठीक है। एक दिन की क्लास इसमें है, 2 दिन की क्लास इसमें है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड, ये हम लोगों की 2 दिन की क्लास रहेगी, तो मैं हो सकता है संडे को, सैटरडे संडे भी क्लास लूं इसमें। ये कंप्लीट करके फिर इसके बाद नेशनल इनकम का छुटका वाला पार्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों का ये जो जितने भी छोटे 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 पार्ट है, पीसीए, ये पीसीआर रेशियो वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क वगैरह, ओके। बेसल रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट जो है, या इवन और भी चीजें हैं जैसे कि हम लोगों का पीएसएल रिलेटेड छोटा सा पार्ट है, वो कर लेंगे। सर पिछले 3 से 4 क्लास 1 घंटे की हो रही है। हाँ मेरे भाई 1 घंटे की रख रहा हूँ, ये रोहिणी यादव जी, 1 घंटे से ज्यादा की नहीं रख रहा हूँ क्लास। आराम से तुम्हें इसके साथ पैरेलल करंट अफेयर भी करना है। अब एसबीआई क्लर्क को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ओवर बर्डन लेने से बढ़िया हम लोग तरीके चीजों को मैनेज करके चले, ठीक है भाई। बट एक आर की आज के कल का जो मनी मार्केट का टॉपिक होगा वो 1 आर से ज्यादा का, वो कैपिटल मार्केट का तो 2-2 घंटे का सेशन होगा, ठीक है। चलो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना रिवीजन प्रॉपर करिए। रात को 7 से 9 की क्लास है, ताबड़तोड़ बैटिंग कराऊंगा मेरे भाई, ताबड़तोड़ बैटिंग, जुड़िएगा जरूर, ओके। राधे राधे दोस्तों।